प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया पाठ 11। और पाठ 11 में अपन पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति। ऐसा नहीं है कि आप ये पहली बार देख रहे हैं, आपने ये कक्षा 11 में भी देखा होगा। किसको? त्रिविमीय ज्यामिति को देखा था ना। वहाँ पर अपन ने ये देखा था कि त्रिविमीय ज्यामिति की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मान लीजिए अपने को इस बोर्ड पर स्थित किसी बिंदु के बारे में जानकारी लेनी है कि साहब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कितना दूर है, कितना पास है, तो अपन को द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर बिंदु अंतरिक्ष में है, यानी कि यहाँ पर है, हवा में, तब अपने पास में एक अक्ष और आ जाता है और उसको कहते हैं अपन जेड अक्ष। ठीक है, तब जाके बनती है त्रिविमीय ज्यामिति। बिल्कुल द्विविमीय ज्यामिति की तरह होती है, एक निर्देशांक और आ जाता है जेड, बाकी सब वैसा के वैसा ही चलता है। देखिए थोड़ा सा आपको मैं रिवीजन कराता हूँ। कैसे कि मान लीजिए ये बचपन में ऐसे फोटो बहुत बनाते थे साहब, बड़ा मज़ा आता है ऐसे फ़ोटो बनाने में। देखो आप, ये तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से अपन एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष बनाते थे। देखो ऐसे, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया और ये हो गया। ठीक है, इसको कह देते थे अपन एक्स अक्ष। ठीक है, इसको कह दिया अपन ने वाई अक्ष और ये हो गया अपने पास में जेड अक्ष। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कोई बिंदु है P। पहले अपन निर्देशांक के बारे में बातचीत करेंगे, है ना। यहाँ पर कोई बिंदु है P। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे? x, y और z। x, y, z। ठीक है, अब यहाँ से ये है अपने पास में मूल बिंदु O। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0, 0। ये आ गया। अब यहाँ नामकरण संस्कार कर देते हैं इसका। ये है A, ठीक है, ये है B, ये है C, D और E और F। ये आ गया सब। सबसे पहले अपन निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिविम ज्यामिति के अंदर निर्देशांक कैसे पढ़े जाते हैं। पहली बात, यहाँ पर इस फोटो को देखकर आपको ये बता दूं कि ये जो शीर्ष हैं, इन शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 8। ठीक है, कितनी होती है? 8। कोने बोलते हैं इनको, है ना। कई बार बोले कि एक इसमें घन में या घनाभ में जो कोने होते हैं, ये कोनों की संख्या कितनी होती है? 8, क्योंकि त्रिविम में बात कर रहे हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें फलक होते हैं आगे पीछे। कितने फलक होते हैं? 6। और ये लाइनें जो होती हैं, ये होती हैं 12। ये जानकारी आपको कंपटीशन में काम में आएगी। अब बात करते हैं इसमें तल की। तो ये वाला जो तल है, ये तल कहलाता है जिसमें B बिंदु है, ये तल कहलाता है एक्स वाई तल। कौन सा तल? एक्स वाई तल। ये वाला तल वाई जेड तल, ये वाला तल जेड एक्स तल, है ना। तो अपने को ये तल जो हैं, ये तल भी दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि इन बारी बारी से इन सब बिंदुओं के निर्देशांक लिखता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक थे x, y, z। ये बिंदु P के निर्देशांक है। ठीक है, अब बात करी मैंने इस बिंदु A के निर्देशांक की। अब ये बिंदु A जो है, ये कहाँ पर है? x अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? x अक्ष पर स्थित है। जो बिंदु x अक्ष पर है उसका y निर्देशांक और z निर्देशांक ये क्या होगा? 0 होगा। y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होगा बेटा? 0। तो x अक्ष पर जो बिंदु है A, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x, 0, 0, क्योंकि y निर्देशांक और z निर्देशांक इसके क्या हो गए? 0। तो याद रखने वाली बात कि अगर कोई बिंदु त्रिविम में x निर्देशांक x अक्ष पर है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका x निर्देशांक को छोड़कर y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे। अब बात करिए अपन ने B बिंदु की। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि साहब ये B बिंदु कहां पर है, तो ये B बिंदु है एक्स वाई तल में। कहां पर है, एक्स वाई तल में, यानी कि इसका z निर्देशांक क्या होगा, 0। तो यहां पर याद रखने वाली बात आ गई एक और, क्या बात आई कि जो बिंदु एक्स वाई तल में होता है उसका z निर्देशांक 0 होता है। एक्स वाई तल में स्थित बिंदु में z निर्देशांक क्या होगा, 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x, y और 0, यह आ गया सब B। फिर बात करिए अपन ने C की, ध्यान देना बेटा C। अब C कहां पर है, y अक्ष पर। y अक्ष पर है तो इसमें y अक्ष को y निर्देशांक को छोड़कर x और z निर्देशांक क्या होंगे, 0। x और z निर्देशांक क्या होंगे बेटा, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 y और 0। ठीक है बेटा। फिर बात करिए अपन ने D की। D बिंदु के निर्देशांक के बारे में जानकारी लेते हैं पहले, ठीक है। अब D बिंदु कहाँ पर है, देखो आप, ये है y और z तल में। कहाँ पर है बेटा, y z तल में। y z तल में है तो इसका मतलब इसका कौन सा निर्देशांक 0 होगा, थोड़ी सी अकल लगाओ। y z है, कौन नहीं सुनाई दे रहा, x नहीं सुनाई दे रहा, तो इसका मतलब x निर्देशांक क्या है, 0 है। तो यहाँ पर y z तल में x निर्देशांक क्या है, 0। तो यह आ गया सा। तो यहाँ से एक शिक्षा मिली अपने को, क्या कि अगर कोई बिंदु y z तल में है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, और अगर किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 है तो वो y z तल में स्थित होगा। सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं। फिर आए सर E पर। इस E बिंदु के बारे में क्या देख रहे हो, ये है z अक्ष पर। कहाँ पर है बेटा, z अक्ष पर। z अक्ष पर z निर्देशांक को छोड़कर बाकी निर्देशांक कैसे होंगे, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 0, 0, z। क्या आ गया था। फिर बात करिए अपन ने F, ठीक है, F निर्देशांक की। ये देखो आप F कहाँ पर है, ये F शीर्ष जो है ये बिंदु कहाँ पर आ रहा है, देखो आप, ये है एक्स जेड प्लेन में। कहाँ पर है, एक्स जेड तल में। कौन नहीं सुनाई दे रहा है इसमें, वाई। देखो आप, एक्स जेड, वाई नहीं सुनाई दिया, इसका मतलब वाई निर्देशांक क्या होगा इसके लिए, 0। तो यहाँ पर बिंदु एफ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, एक्स, 0, जेड। ये हुए सात त्रिविम में बिंदुओं के निर्देशांक। क्या क्या बात याद रखनी है कि त्रिविम में कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक कितने होंगे, 3, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड, सीधी सी बात। ये बिंदु P। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसके वाई और जेड निर्देशांक 0 होंगे। कोई वाई अक्ष पर है तो उसके एक्स और जेड निर्देशांक 0 होंगे। और अगर कोई जेड अक्ष पर है तो उसके एक्स और वाई निर्देशांक 0 होंगे। सीधी सी बात। अगर कोई बिंदु कहाँ पर है, एक्स वाई तल में है, एक्स वाई तल में है, तो जेड सुनाई नहीं दे रहा, तो जेड निर्देशांक क्या होगा, 0। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई वाई जेड तल में है तो उसमें एक्स सुनाई नहीं दे रहा, तो उसका एक्स निर्देशांक 0। फिर बात करिए अपन ने जेड एक्स तल की, तो जेड एक्स तल में वाई निर्देशांक 0। तो ये बात हुई अपने पास में किसके, बिंदुओं के निर्देशांक निकालने की। त्रिविम में अगर बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी तो अपने को ऐसे पड़ेगी। ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपन निर्देशांकों के बारे में जानकारी होगी। अच्छा, कोई बालक ये कह सकता है कि सर ये जो निर्देशांक हैं ये तो आपने प्लस प्लस बताया, इसमें माइनस भी तो आता होगा, तो इसमें एक टेबल बनती है,
जिसमें अपने को क्या बताना होता है कि साहब यहाँ तल होंगे, इस तल में बिंदु के निर्देशांक ये होंगे। ठीक है, बना के बताता हूँ, देखो टेबल आपको, है ना, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर चिन्ह के लिए बात करते हैं अपन, लेकिन ये है कि यहाँ नीचे तो हो गए x, y और z, यहाँ हो गए अपने, यहाँ तो निर्देशांक है ना, और ये है तल। अब तल में कौन कौन आएंगे देखो आप, o, x, y, z, एक तो तल ये आ गया, फिर आएगा o, x, y, z डैश, ठीक है, फिर आएगा o, x, y डैश z, फिर आएगा o, x डैश y z, ठीक है, फिर आएगा o, x डैश y डैश z, ठीक, फिर आएगा अपने पास में o, x डैश y z डैश, फिर आएगा अपने पास में o, x, y डैश z डैश, और फिर आएगा लास्ट में o, x डैश y डैश और z डैश। ये 7 तल हो गए। कितने हैं ये देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। इसको कहते हैं अष्टांश। जैसे चतुर्थांश होते हैं ना, जैसे चतुर्थांश होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर होते हैं अष्टांश। अब चिन्ह कैसे होंगे इसके, यहाँ पर o, x, y, z है, तो ऐसी स्थिति में x भी प्लस का होगा, y भी प्लस का होगा और z भी प्लस का होगा। यहाँ पर o, x, y, z डैश है, तो इसका मतलब x प्लस का, y प्लस का और z माइनस का होगा। फिर यहाँ पर देखा तो x प्लस का, y माइनस का, z प्लस का, फिर यहाँ पर x माइनस का, y प्लस का, z प्लस का, यहाँ पर देखा तो x माइनस का, y माइनस का, z प्लस का, यहाँ पर x माइनस का, y प्लस का और z माइनस का, फिर यहाँ पर देखा तो x प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का और ये तीनों माइनस के। ये हुए अपने पास में, जैसे चतुर्थांश होते हैं वैसे ही अष्टांश होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस तल में इस बिंदु के निर्देशांकों के चिन्ह क्या होंगे, तो अपन ऐसे बता सकते हैं, डैश जहाँ देखो वहाँ पे माइनस बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं अपन दूरी के बारे में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में जब पढ़ना है तो अपन ने वही छोटी सुंदर सी फोटो बनाई सर। ये फोटो बनाने में बड़ा मज़ा आता है मेरे को, है ना। आपने बचपन में बनाई होगी, नहीं बनाई तो आप बना लो, आपका कौन सा बचपन बिगड़ गया। ये है अपने पास में, ये देखो आप, डैन टन डैन, ये है वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, है ना, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ठीक। ये है अपना बिंदु P, x, y, z, और ये है अपना बिंदु O यानी कि मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा, 0, 0, 0। ठीक है। अब यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी की बात करते हैं। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी वो क्या होगी साहब, OP। OP मतलब ओम प्रकाश नहीं, OP। OP का मतलब होता है मूल बिंदु से दूरी। किसी भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी तो वो क्या होगी बेटा, OP, और ये बराबर होती है अंडर रूट x की घात 2, y की घात 2, z की घात 2। ये है अपने पास में कि बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में केवल x² और y² था, त्रिविम में z और आ गया, एक मेहमान और आ गया, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि बिंदु P ये है x1, y1, z1, और साहब बिंदु Q ये है अपने पास में x2, y2 और z2। तो PQ यानी कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वो होगी देखो आप यहाँ पर अंडर रूट,
और ये आएगी x2 माइनस x1 इसकी घात 2 प्लस y2 माइनस y1 इसकी घात 2 और z2 माइनस z1 इसकी घात 2। ये आ गया। बालक कहता है कि हे मास्टर, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे को x2 माइनस x1 नहीं करना, तो x1 माइनस x2 कर ले बेटा, क्योंकि घात 2 है यानी कि वर्ग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपने दिल को तसल्ली दे ले। यह आ गया सर। ये है अपने पास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो ये निकाल लो, और दो बिंदु पी क्यू दे रखे हैं उनके बीच की दूरी निकालनी है तो ये निकाल लो। जैसा द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में होता था वैसा ही त्रिविम में हो रहा है, लेकिन एक निर्देशांक बढ़ गया है। कौन सा? जेड का। बाकी सब ऐसा कैसा ही चल रहा है। ऐसा का ऐसा ही होगा कहाँ पर? जब अपन विभाजन करेंगे रेखाखंड का, जब अपन विभाजन करते हैं तब भी ऐसा ही होगा। तब क्या करेंगे अपन? यहाँ पर एक बिंदु और आ जाएगा। कौन सा? जेड। जैसे देखते हैं साहब, अगर मान लीजिए विभाजन किसकी बात कर रहे हैं अपन, कि मान लीजिए एक ये रेखाखंड है, यहाँ पर है अपने पास में p x1 y1 z1, ये है अपने पास में q x2 y2 और z2। ये आ गया सर। सबसे पहले मध्य बिंदु की बात करें साहब, m। ये क्या है? मध्य बिंदु। ये क्या काम करेगा? 1:1 में इसको विभाजित करेगा। किस में विभाजित करेगा? 1:1 में। ठीक है, अब 1:1 में विभाजित करेगा तो अपन कहेंगे कि मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है ना। ये क्या होगा बेटा? मध्य बिंदु M। इसके जो निर्देशांक आएंगे वो दोनों को जोड़कर और 2 का भाग लगा देते हैं, y1 प्लस y2 और बटे 2 और z1 प्लस z बटे 2। भाई द्विविम में 2 थे, इसमें एक और आ गया। अब फिर बात करिए अपन ने अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में क्या था मेरे लाल? अंतः विभाजन में ये था कि साहब दो बिंदु हैं, एक है P x1 y1 z1 और एक है Q x2 y2 z2। ये है, और इसमें एक बिंदु है R जो क्या काम कर रहा है? m1:m2 में इस रेखाखंड PQ को विभाजित कर रहा है। कौन सा विभाजन? अंतः विभाजन। तो ऐसी स्थिति में R बिंदु के जो निर्देशांक है, अगर अपन इसको मान लें x बार y बार और z बार, ठीक है, x बार y बार z बार ये मान लिया, तो ऐसी स्थिति में x बार जो होगा ये बराबर आएगा बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये आ गया। y बार बराबर ये आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। फिर बात करिए अपन ने z बार की। z बार ये क्या आएगा साहब? m1 z2 प्लस m2 z1 और बटे में m1 प्लस m2। ये हो गया सर। ये अपने पास में x बार y बार z बार के निर्देशांक आ गए। बस क्या हुआ? पहले 2 थे x और y, अब z और आ गया। ये अंतः विभाजन की बात हो गई। अगर बाह्य विभाजन करना हो तब क्या होगा साहब? वो भी देखें। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में क्या है साहब? बिंदु दे रखा है अपने को P x1 y1 z1 और Q बिंदु दे रखा है अपने को x2 y2 z2। ठीक है, और ये बिंदु R जो है ये क्या काम कर रहा है? बाह्य विभाजित कर रहा है इसको। और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है साहब? m1। यहाँ से यहाँ तक तो है m1 और यहाँ से यहाँ तक है m2।
ठीक है, m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजित कर रहा है कौन, बिंदु R। तो अपने को R बिंदु के निर्देशांक निकालने, तो वही तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14। कैसे कि भैया x बार बराबर ये आएगा, माइनस में आ जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 और बटे में m1 माइनस m2, फिर y बार बराबर, अब यहाँ पर आ गया m1 y2 माइनस m2 y1 और बटे में m1 माइनस m2, फिर z बार बराबर m1 और z2 m2 z1 और बटे में m1 माइनस m2। मुझे याद है आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि सर अगर यहाँ x y z हो रहा है, यहाँ पर भी x2 y2 z2 हो रहा है, तो यहाँ पर m1 m2 m3 क्यों नहीं हो रहा है? तो बेटा अनुपात 2 ही होते हैं, ठीक है। अनुपात ऐसे नहीं 3 या फिर समानुपाती आएंगे या वितरणानुपाती आएंगे, वो इसमें नहीं चलेगा। आप किसी का विभाजन करके 2 भागों में विभाजित कर सकते हो, 3 में तो 3 विभाजन करना पड़ेगा, फिर अगर 4 में करना है तो 4 विभाजन करना पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज़ है। यहाँ m1 और m2 ही आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। अब साहब इसके छोटे मोटे सवाल पप्पू टाइप वो देख लेते हैं। जैसे ये है साहब, कितना पप्पू टाइप सवाल है, क्या है कि बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 बिंदु दे रखे हैं P और Q, ठीक है। तो सबसे पहले हल में क्या लिखा अपन ने, दिया है, क्या दिया है ऐसा, दिया है P बिंदु 3 4 5 और Q बिंदु के निर्देशांक -1 2 -3, ठीक। अब PQ बिंदु के सूत्र क्या कहता है, PQ बराबर अंडर रूट, ये आ गया अपने पास में x2 माइनस x1 इसकी घात 2, y2 माइनस y1 इसकी घात 2 और z2 माइनस z1 इसकी घात 2, ये आ गया। अब इसमें अपन ने मान रखा, तो देखना PQ बराबर ये -1 में से -3 गए सा, फिर +2 में से -4 गए और -3 में से -5 गए, ये आ गया। यहाँ देखें अपन PQ बराबर अंडर रूट, ये है अपने पास में 4 की घात 2 16, यहाँ पर आ गया 4 और ये कितना 8, तो ये आ गया 64, ठीक है। अब PQ बराबर, अच्छा 16 और 4 हो गए 20 और 64, तो ये आ गए अंडर रूट 84। तो 2 बिंदुओं PQ के मध्य की दूरी क्या आ गई, 84। पप्पू टाइप सवाल था, आपको परेशान करने के लिए नहीं, केवल जो आपको पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करा रहा हूँ अभी, है ना। अभी अपन 12वीं कक्षा में नहीं घुसे हैं, 11वीं में ही चल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेख है, ऐसे सवाल भी थे साहब, ठीक है। संरेख कैसे सिद्ध करते थे, यहाँ देखिए आप हल कैसे है कि यहाँ बिंदु A दे रखा है अपने को -2 3 5, ठीक है। बिंदु B दे रखा है 1 2 3 और बिंदु C दे रखा है 7 0 -1। अब संरेख सिद्ध करने के लिए मैं AB निकाल लूँ, BC निकाल लूँ और फिर AC निकाल लूँ, है ना। तीनों के बीच की दूरी निकाल लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर AB निकाला, बिंदु AB के मध्य की दूरी, सूत्र वही है, सूत्र लिख देते हैं, लिखना अच्छी बात है। x2 माइनस x1 इसकी घात 2 प्लस y2 माइनस y1 इसकी घात 2 और z2 माइनस z1 इसकी घात 2, ये है सूत्र, तो वही है। फिर क्या काम करा अपन ने कि अंडर रूट, देखो आप यहाँ पर आ गया 1 -2, तो 1 + 2 की घात 2 2 - 3 की घात 2 और 3 - 5 की घात 2, ये क्या आ रहा है बेटा, देखें जरा, ये आ गया 9 + 1 और +4, ठीक है। तो ये आ गया 10 और ये आ गया अपने पास में AB का मान √14। फिर आया अपन BC पर,
BC रेखा के लिए अब सूत्र नहीं लिखूंगा बेटा, बार बार क्या सूत्र लिखना, 7 माइनस 1 इसकी घात 2 प्लस 0 माइनस 2 इसकी घात 2 और माइनस 1 माइनस 3 की घात 2। सरल करा तो यहाँ पर है 6, तो ये हो गया 36 और यहाँ पर आया 4 और यहाँ पर हो गया 16, तो ये कितना हो गया साहब, अंडर रूट। हाँ भाई 56, ये 56। फिर बात करिए अपन ने AC की, AC यहाँ पर देखो आप, ये है अपने पास में x2 माइनस AC करें तो 7 में से 2 घटाए ये, फिर 0 माइनस 3, फिर माइनस 1 माइनस 5 बराबर अंडर रूट क्या आ गया साहब, 81, फिर 9, फिर 36। अब बेटा ये बताओ आप, ये हो गए 81 और 90, 90 और 36 कितने हो गए, अंडर रूट 126, ये आ गया साहब। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप कि इस अंडर रूट 14 को तो चलो कुछ नहीं, अंडर रूट 14 ही लिख सकते हैं, है ना, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, AB जो है ये बराबर है अंडर रूट 14। फिर अपन ने बात करी BC की, BC क्या है साहब, BC देखो आप 14 गुणा 4 56 है ना, 14 गुणा 4 यानी कि 2 अंडर रूट 14, ये आ गया। ठीक है, फिर अपन ने बात करी AC की, AC क्या हो जाएगा बेटा, ये है 126 है ना, तो ये आएगा अपने पास में 3 और अंडर रूट 14। अब यहाँ पर पता चला कि साहब AB प्लस BC ये बराबर है AC के, इसका मतलब ABC कैसे हैं, संरेखीय हैं, ये ऐसे भी पता चलाते हैं, संरेखीय हैं। मज़ेदार सवाल नहीं था लेकिन पप्पू टाइप है, आपको पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो आप, ऐसा सवाल भी आ जाता था कई बार कि सिद्ध कीजिए कि ये जो बिंदु दे रखे हैं ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब इसमें भुजाएं 2 बराबर भी हैं और समकोण त्रिभुज भी है। तो कैसे सिद्ध करेंगे साहब, देखते हैं। यहाँ पर आए साहब हल, 2 बातें सिद्ध करनी है, समद्विबाहु और समकोण। तो यहाँ पर आओ आप कि A ये है 0 7 10, B -1 6 6 और C -4 9 6, ये आ गया। अब यहाँ पर AB निकालो पहले, तो AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 इसकी घात 2 प्लस y2 माइनस y1 इसकी घात 2 और z2 माइनस z1 इसकी घात 2। यहाँ मान रख के देख लो साहब अंडर रूट के अंदर, हाँ भैया, -1 माइनस 0 की घात 2, 6 माइनस 7 की घात 2 और 6 माइनस 10 की घात 2 बराबर अंडर रूट या 1, ठीक है, प्लस 1 और ये कितना है 4, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, है ना, ये हो गया 18, 18 का मतलब कितना हो गया 9 दूनी 18, 3 अंडर रूट 2, ये आया था। फिर अपन ने निकाला किसको, BC को, BC बराबर अंडर रूट यहाँ पर -4 + 1 इसकी घात 2, 9 - 6 इसकी घात 2 और 6 - 6 की घात 2 अंडर रूट, हाँ भैया 9 फिर +9
और 0, ये भी आ गया 3√2, ये हो गया। फिर बात करी अपन ने AC की, AC बराबर अंडर रूट, ये आ गया अपने पास में -4 - 0 प्लस 9 - 7 की घात 2 और 6 - 10 की घात बराबर अंडर रूट। हाँ भाई, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 16 + 4 और +16, ये हो गया। 16 और 4 कितने हो गए, 16 और 4 20, 20 और 16 36, तो ये आ गया अपने पास में 6। ठीक है, अब अपने को ये बताना है कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर चूंकि AB बराबर है किसके, AB बराबर है BC के, इसलिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर बात आई अपने पास में कि AB की घात 2 कितना हो गया बेटा, 9 का वर्ग, ठीक है, 3 का वर्ग 9 और 2 18, BC का वर्ग, ये भी 18 और AC का वर्ग, ये आ गया 36, है ना। तो चूंकि AC का वर्ग बराबर है AB के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के, इसलिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पर पता चला कि भैया ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है। पप्पू टाइप सवाल था। ये देखो आप, यहाँ पर बिंदुओं के मध्य बिंदु को ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, हल, जो आपने पढ़ा ना, इसके ही सवाल करा रहा हूँ अभी मैं। ये है P बिंदु 2 3 - 5 और ये है Q बिंदु, ये है 3 4 5 और अपने को निकालना है इसका मध्य बिंदु M। ये आ गया। तो मध्य बिंदु M के निर्देशांक निकालने के लिए देखो आप, मध्य बिंदु M क्या आएगा साहब, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। तो ये आ गया M, मध्य बिंदु के निर्देशांक 5/2 7/2 और 0। ये हो गया। कितना पप्पू टाइप सवाल था। और देखिए मज़ा आ रहा है भाई। ये देखो आप, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजन, क्या कर रहा है अपने को, समत्रिभाजन, 3 टुकड़े करने वाला है ना, वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अब भाई इसके 3 टुकड़े करेंगे तो बिंदु कितने चाहिए होंगे, 2। देखो आप, इसमें क्या है, अपन तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखो आप। हल, सबसे पहले अपने को दिया हुआ, क्या दिया है ऐसा कि ये A बिंदु दे रखा है जिसके निर्देशांक है -3 2 4, ठीक है, और ये दे रखा है अपने को बिंदु B, ये है 0 4 और 7। अब इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये है P और एक ये है Q। ठीक, अपन ने क्या काम करा कि माना बिंदु P व Q, बिंदु P व Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं, है ना। ये आ गया सब।
तो सबसे पहले अपन क्या देखें कि समत्रिभाजित का मतलब 1:1 और 1:1, मतलब तीनों 1:1 अनुपात में बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन बिंदु P के निर्देशांक निकालने की। तो बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे साहब? अब बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा बेटा? बिंदु P के लिए एक फोटो बनाई मैंने, यहाँ लिखा A, जिसके निर्देशांक है -3, 2, 4, है ना। ये है B, ये हो गया 0, 4, 7। अब मैं कह रहा हूँ कि ये बिंदु P है, ठीक, जिसके निर्देशांक हैं x बार, y बार, z बार, ठीक। ये क्या काम कर रहा है? 1:2 में, क्योंकि एक इधर 2 इधर, एक इधर है और 2 उधर है, इसमें इसको अंतः विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर x बार के अगर मैं निर्देशांक निकालूंगा तो भैया टेढ़े चलूंगा, तो ये आएगा 1 × 0, फिर यहाँ पर आएगा 2 × -3, सूत्र नहीं लिख रहा मैं, है ना, 1 + 2, तो ये आ गया -6/3, -6/3, यानी कि -2। फिर y बार निकालूंगा, y बार निकालूंगा तो भैया 1 का गुणा करा 4 से, फिर 2 का गुणा करा 2 से, है ना, और बटे में 1 + 2, तो ये आ गया 4 और 4, ये आ गया 8/3। फिर z बार निकालूंगा, z बार निकालूंगा तो 1 का गुणा करूंगा 7 से और 2 का गुणा करूंगा 4 से, है ना, और बटे में 1 + 2, तो ये आ गया 8 और 7, कितने हो गए? 8 और 7, 8 और 7 हो गए 15/3, 15/3। तो यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या क्या है? -2, 8/3, 15/3, यह है सर। अब बात करते हैं अपने पास में बिंदु P के निर्देशांक आ गए, कितने? -2, 8/3 और 15/3। क्या है साहब? ये ऐसे देखें अपन कि ये P बिंदु के निर्देशांक आ गए -2, 8/3 और 15/3, और यहाँ पर जो B बिंदु था उसके निर्देशांक तो दे रखे थे, कितने थे? 0, 4, 7, ये थे 0, 4 और 7। अब यहाँ पर अपने को बिंदु Q के निर्देशांक निकालना है। अब याद करो, ये बिंदु Q जो है ये क्या हो गया? ये इसका मध्य बिंदु हो गया, क्योंकि ये तो 1:1 में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर Q बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? -2 + 0/2, 8/3 + 4 और ये 2, और 15/3 + 7/2, ये आ गया सर। यहाँ पर Q बिंदु के निर्देशांक ये आ गया -1, ये इधर गया, कितना हो गया? 12 और 8, 20, तो ये आ गया अपने पास में 20/6, ठीक है। यहाँ हो गया 21। अब 15 और 21 को जोड़ो आप, कितने आएंगे? 15 और 21, है ना, 15 और 21 को जोड़ेंगे तो 6 और 3, 36/6, ये आ गया। अब यहाँ पर Q बिंदु के निर्देशांक -1, ये कट रहा है 2 से, कितनी बार? 10/3, ये कट रहा है 6 से, तो ये आ गया अपने पास में 36 का 6, ये हो गया सर इसका आंसर। बिंदु P के निर्देशांक भी आ गए और बिंदु Q के निर्देशांक भी आ गए। अगला सवाल देखिए सर, ये आपको परेशान कर सकता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा रेखाखंड को XY समतल और YZ समतल काटता है। क्या याद करना है अपने को? अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। XY समतल और YZ समतल काटता है, रेखाखंड दे रखा है। तो देखो आप कैसे काटता है, ये थोड़ा सा दिमाग वाला है। अभी तक तो अपन पप्पू टाइप सवाल कर रहे थे। ये क्या है? यहाँ पर है P बिंदु के निर्देशांक है -2, 4 और 7, और ये Q बिंदु,
Q बिंदु के निर्देशांक है 3 -5 और 8, ये आ गया। अब यहाँ से अपन ने ये बिंदु PQ हो गया, है ना, बिंदु PQ। अब क्या कह रहा है कि XY समतल की बात करते हैं, तो पहले अपन इसकी पहले की बात करते हैं ना, पहले की XY समतल, ये आ गया साहब, समतल बना लिया ऐसे करके, ये फोटो बना दी साहब, यहाँ पर काट रहा है साहब। इस बिंदु का नाम रख ले कुछ सुंदर सा, R रख लो, R बिंदु है। ये R बिंदु क्या काम कर रहा है कि लैम्डा अनुपात 1 में इसको विभाजित कर रहा है। अब चूंकि ये जो है ये कौन सा समतल है, XY समतल, XY समतल है ना, XY समतल है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सुनाई नहीं दे रहा है, इसमें कौन सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसमें कौन सुनाई नहीं दे रहा, Z। तो इसका मतलब इस R बिंदु में Z निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, लिखते हैं कि माना XY समतल, XY समतल रेखाखंड PQ को लैम्डा अनुपात 1 में बिंदु R पर विभाजित करता है, विभाजित करता है ना। चूंकि बिंदु R XY समतल पर है, इसलिए R बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, निर्देशांक होंगे x बार, y बार और 0, क्योंकि XY तल पर जो बिंदु होता है उसका Z क्या होता है, 0। अब अपने को यहाँ पर R के निर्देशांक नहीं निकालने, अपने को क्या निकालना है, लैम्डा का मान। तो अपन ने क्या काम करा कि Z को पकड़ा 0, यानी कि Z बार जो है वो 0 है। अब यहाँ से आया अपन, तो ये आया बराबर, इस लैम्डा का गुणा करा तो ये आ गया 8 लैम्डा, ठीक है, और इधर प्लस 7 और बटे लैम्डा प्लस, ये हो गया। यहाँ से लैम्डा का मान कितना आ गया बेटा, लैम्डा का मान आया -7/8। इससे क्या पता चलता है साहब, इससे ये पता चलता है कि ये 7:8 में, 7:8 में बाह्य विभाजित करता है। कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजित, ये हो गया साहब। मतलब माइनस का चिन्ह आने के कारण तो ये बाह्य विभाजन हो रहा है, और 7:8 में बाह्य विभाजित करता है। सेम इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरीके से YZ तल जब निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे अपन, YZ निकालेंगे तो इसमें X निर्देशांक को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। करके बताऊं, देखो साहब क्या थे, -2 4 7, दूसरा वाला है ना, ये है अपने पास में P, -2 4 7। Q बिंदु के निर्देशांक क्या थे बेटा, वो भी देख लो आप, 3 - 5 8, 3 - 5 और 8। अब यहाँ पर जो समतल दे रखा है दूसरे वाले में, है ना, इस बिंदु R की जगह A लिख दो आप, इसमें A बिंदु, ये क्या काम कर रहा है, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। और कौन सा समतल है, इस समतल का नाम देखो आप, YZ समतल। ये समतल कौन सा है बेटा, YZ समतल। अब YZ समतल है तो यहाँ लिख दो कि चूंकि, या माना YZ समतल रेखाखंड PQ को बिंदु
ए पर लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। अब चूंकि बिंदु ए वाई जेड समतल में है, इसलिए बिंदु ए क्या होगा बेटा, 0 वाई बार और जेड बार, यही होगा, है ना, क्योंकि वाई जेड में एक्स सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब एक्स निर्देशांक क्या होगा इसका, 0। तो यहाँ पर अपन एक्स बार बराबर 0, यहाँ से मान निकालो बराबर 3 लैम्डा, फिर -2 बटे लैम्डा प्लस 1, यहाँ से लैम्डा का मान क्या आ गया, 2 बटे 3, यानी कि 2:3 में कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन करता है। ये है सब, ये थी 11वीं कक्षा का थोड़ा सा रिवीजन, ठीक है। कल अपन त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति का ये ज्ञान लेकर 12वीं कक्षा में घुसेंगे। 12वीं कक्षा के पार्ट 11 में एंट्री करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई देगा दिक् को जा, यानी कि दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।